नमस्कार। मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। एक बहुत ही निजी क्षति की वजह से जो कोविड ने की मेरे साथ, पिछले कुछ दिनों में थोड़ा विषाद में था और मन नहीं हो रहा था कि कुछ किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया जाए और या कार्यक्रम किया जाए। आप लोग जानते ही हैं, मेरे फेसबुक पोस्ट वगैरह में भी जानते होंगे, वैसे काफ़ी चर्चित व्यक्तित्व शेष नारायण सिंह नाम के एक पत्रकार रहे हैं। बहुत से टेलीविज़न चैनलों में डिबेट्स में थे। टीवी 18 में तो उनको रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट था उनके पास कई वर्षों तक, तो आप उनको सुनते देखते रहे होंगे। बहुत से अखबारों में रहे, मुझसे बड़े थे और बहुत ढंग से पढ़े लिखे आदमी थे। उनसे बहुत कुछ सीखने को और तमाम जो कुछ दुनिया में घटता था उसमें क्लियर होने को मिलता था। हमारे ही जनपद के थे, पूरी तरह की कठिनाइयों से निकल के पहुँचे थे वहाँ तक जहाँ थे। जिन कठिनाइयों के बारे में हम सब लोग मतलब एक जैसे हैं और एक ही तरह की चुनौतियां हैं, तो किसी ग्रामीण परिवेश से निकल के और शिक्षा में ऊंचे मानदंडों तक पहुंचना या किसी भी एक क्षेत्र में फिर कुछ हासिल करना, जिसे दुनिया भी कहे कि हाँ उन्होंने किया है, मुश्किल काम है। उनमें से एक थे, इसलिए बहुत तकलीफ दे वक्त गुजरा उनकी स्मृति में 3-4 दिन। लेकिन मित्रों का, खासकर राजू शर्मा जी जैसे मित्रों का एक कहिए कि ढाढ़स है। इस समय सब लोगों को एक विषाद की स्थिति है, तो मित्रों से ही एक दूसरे को साहस मिलता है। फिर मोर्चे पर है और आज जिस बात पे बात करेंगे वो भी एक ऐसा विषादपूर्ण विषय ही है और जिसके डिटेल्स आप इसके पहले अखबारों में और सब जगह टीवी और सब जगह देख चुके हैं। वो ये है कि एक लड़की है नताशा नरवाल, जेएनयू में पीएचडी की छात्रा है। वो और एक और दूसरी लड़की, इन लोगों का एक संगठन है जिसका नाम है पिछड़ा तोड़। ये जो हमारे समाज में पैट्रियार्की है, यानी जो पितृसत्ता है, आप यूं मोटे उस तरह से समझिए कि जो पुरुष प्रधानता है समाज में, जिससे एक दूसरे जेंडर को, स्त्रियों को बहुत कुछ भोगना पड़ा है हजारों साल, और अभी भी उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको हल होना बाकी है, जो एक लगातार संघर्ष है। तो नताशा नरवाल उन स्त्रियों में से है, उन युवा स्त्रियों में से है जो इन चीजों को समझती हैं और इनमें हस्तक्षेप करने की कोशिश करती हैं। ये बहुत रेयर ब्रीड है। ऐसी ब्रीड तैयार होना हमारे जैसे समाज में जो अर्ध सामंती, बल्कि सामंती ही है पूरी तरह से, बहुत ही पिछड़ा हुआ, बहुत तरह से दकियानूस, अंधविश्वासों में यकीन रखने वाला और रूढ़िवादी, ऐसे समाज में किसी ऐसी स्त्री का उद्भव एक बहुत बड़ी बात होती है, और अगर वो युवा स्त्री है तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात। लेकिन वो स्त्री 1 साल से जेल में थी। चर्चा इसलिए हुई कि उसके पिता, जो एक कृषि वैज्ञानिक थे हरियाणा के, उन्हें कोरोना हो गया था। वो अस्पताल पहुंच गए थे। उसके पहले उसकी जमानत की एप्लीकेशन लगी थी। जो मामला है उस पर मैं अभी बाद में बात करूंगा, लेकिन आप लोग थोड़ा बहुत सब जान ही गए होंगे। एक बनाया हुआ मामला है जिसके पक्ष में बहुत सारी बातें हैं जो सिद्ध करता है कि वो बनाया हुआ मामला है, और उसको कोर्ट में एप्लीकेशन उसने लगाई कि अपने पिता को देख सके। उसकी माँ नहीं थी, भाई और बहन दो ही है, और भाई को भी कोविड का असर था। कोर्ट ने उस मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी, जबकि वो 1 साल से जेल में थी। कोई उसका आपराधिक इतिहास नहीं था, पढ़ी लिखी छात्रा थी, जैसा मैं उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। लेकिन कोर्ट ने लापरवाही की, मैं कहूँगा, और इस बीच उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद शर्म, आप कह सकते हैं कि कोर्ट ने शर्म की वजह से उसको जमानत तो भी दे दी। अब उस अपने पिता के अंतिम संस्कार कर दी। हमारे देश में मानवीय मूल्यों के लिए खड़ा होना, मानवीय मूल्यों को समझना सबसे पहले तो, और उनके लिए खड़ा होना, और वो भी युवा अवस्था में, पढ़ते लिखते समय, ये बहुत दुर्लभ स्थिति है। और अगर इस स्थिति के जो बहुत दुर्लभ, जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, ऐसे लोग भी इस तरह के दमन के शिकार हों। क्योंकि राजू शर्मा जी से मैं ये सवाल इसलिए करने जा रहा हूँ कि वो बहुत लंबे समय तक जब केंद्र सरकार में थे, तो ऐसी एजेंसियों, केंद्र सरकार की ऐसी एजेंसियों के लिए भी उन्होंने काम किया जो
यूनाइटेड नेशंस में और दूसरी जगह पर जहां अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बैठता है, वहां ये सब बातें करने के लिए जाया करते थे कि मनुष्य के खिलाफ मनुष्य ही द्वारा लिए गए जो फैसले हैं वो कहां कहां उसको गलत करते हैं, और सभ्यता उसको कैसे किन किन कानूनों में बदलाव करके ठीक किया करती है और ठीक करना चाहती है, उसके लिए तमाम सिद्धांत प्रतिपादित करती है। माफ कीजिएगा, आज बहुत ज्यादा इमोशनल मामला था इंटरव्यू, मतलब शुरुआत ही मेरी इतनी ज्यादा हो गई, लेकिन अब मैं सीधे सवाल पे आता हूँ। राजू साहब, हमारे देश ने मेरा ख्याल है 97 या 96 में यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स का वो प्रस्ताव उस पर दस्तखत किए हैं, जो 1966 का है 2200A, जो मनुष्यों के अधिकारों की बात करता है और उन अधिकारों में कंपनसेशन वगैरह की बात करता है अगर उसके कि कोई राज्य वो अधिकार उससे छीन ले गलत तरीके से, अवैध तरीके से, और उसको उसका शिकार होना पड़े। भारत भी उसका एक सिग्नेटरी है, लेकिन भारत ने उसको कभी भारत में उस सिग्नेचर के बाद उसको कोई अमली जामा नहीं दिया, कानून की शक्ल भारत में नहीं दी, बल्कि उसका उल्टा हुआ। हमारे यहाँ इतने सारे ऐसे कानून हैं जो लोगों को निरुद्ध कर देते हैं। लोग 6-6 साल, 7-7 साल, 20-20 साल, 22-22 साल, 28-28 साल जेलों में रह के निर्दोष निकलते हैं, लेकिन उनकी कोई रेमेडी नहीं है। और उनको इस स्थिति में पहुंचाने वालों के खिलाफ भी हमारे पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है। छोटे मोटे ढुलमुल चीजें हैं जो कहीं नहीं हमें पहुंचाते। हम एक सभ्य दुनिया में दाखिल होने के दावेदार तो हैं, लेकिन हमने दाखिल अपने को नहीं किया हुआ है और ऐसी घटनाएं करते हैं। ठीक इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, दर्जनों ऐसे प्रबुद्ध लोग जिनके बारे में निश्चय है कि जब भी उनकी सुनवाइयां होंगी वो बाइज्जत बरी होंगे और उन पर हम पाएंगे कि कुछ नहीं, लेकिन वो 3-3 साल, 2.5-2.5 साल से जेलों में है। आप हम सब उन लोगों को जानते हैं। भारत में ऐसी स्थिति कब आएगी जब हम सभ्य दुनिया में सचमुच में शामिल होंगे? नमस्कार शीतल जी। आपने जो शुरुआत की है उसमें विषाद की ऐसे भरी हुई है, और जो विषय भी आपने चुना है वो एक कानून का विषय है। उसका एक इतिहास है और उसके प्रभाव हैं, कुप्रभाव हैं, और इस समय जो विकट स्थिति कोरोना की है उसकी छाया में ये सब इन सब पे विचार विमर्श करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर प्रतीत होता है, लेकिन सब्जेक्ट विषय महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से चूंकि एक बहुत ही मानवीय किस्म की न्यूज़ आई कि ये जो नताशा हैं, यंग लड़की हैं, आदर्शवादी लड़की हैं, एक्टिविस्ट हैं, दिल्ली के, कम से कम मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली का जो छात्र समुदाय है और युवा समुदाय है उनमें से बहुत लोग इनके मित्र हैं, इनके साथ काम करते रहे हैं। पिंजरा तोड़ नाम की एक मुहिम इन लोगों ने चलाई थी, उसमें ये काम करते रहे हैं। बल्कि इन्हीं संगठनों या इन्हीं के साथियों के बहुत से लोग, जब कोरोना फैला पिछले साल और शुरू में लॉकडाउन लगा, तो उन्होंने अभूतपूर्व काम किए लोगों की, माइग्रेंट्स की देखभाल करने के लिए, उनको पोषित करने के लिए, उनके लिए खाना बनाना, उनकी जांच कराना, अभूतपूर्व काम किए। तो क्रूर किस्म का विद्रूप है कि ऐसे लोग जो कि मानव संवेदना से इतने निकट से जुड़े हुए हैं, हम जैसे लोग तो फिर भी इससे दूर हैं, आर्म चेयर पे बैठते हैं, हम लोगों का इतना अनुभव नहीं है, अब उम्र भी ऐसी नहीं है कि दोबारा से या नए सिरे से इस चीज़ को शुरू करें। ये लोग नेचुरल ज़मीन के लोग हैं, इनके मन में संवेदन जागता है जब ये अन्याय देखते हैं या मानव विरोधी चीजें देखते हैं। ये नेचुरल है और इसके अंतर्गत वो काम करते रहे। अब जो इसका बैकग्राउंड है कि दिल्ली में राइट्स हुए
बहुत से लोग मारे गए, और फिर एक अभूतपूर्व चार्जशीट वो भी काफी महीनों बाद बनी, जिसमें कई नए सोपान तय हुए कि 3 महीने पहले आपने कहीं किसी सभा में संघर्ष की बात की हो, या जूझने की बात की हो, या संघर्ष का पर्याय लड़ाई भी होता है कि सरकार से संघर्ष करना पड़ेगा, सरकार से जूझना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी। इस तरह की बातें या इस तरह के संबोधन या इस तरह की जो मैसेजिंग आपस में बच्चे कर रहे थे, लोग कर रहे थे, उनसे एक ताना बाना, एक नैरेटिव, एक कथानक बुना गया कि यही चीज जो है वो उस हिंसा के लिए जिम्मेदार थी, जिसके अंतर्गत करीब 57 लोग मारे गए। और उसमें कहीं कोई जिक्र या कोशिश भी उस जिक्र की नहीं है कि ये लोग स्थल पे मौजूद थे, क्या इन्होंने तलवार उठाई, क्या किसी के चाकू घोंपा, क्या ये किसी षड्यंत्र में शामिल थे, क्या ये घूम घूम कर हिंसा की बात कर रहे थे या लोगों को उकसा रहे थे। ऐसा कुछ नहीं, केवल ये कथानक जो कि ये कहता है कि उनके भाषण से लोगों के अंदर आग फैली, या वो क्रोधित हुए और उस क्रोध की अभिव्यक्ति में वायलेंस हो गई। ये अपने आप में एक किसी मैजिकल रियलिज्म या साइंस फिक्शन की कहानी का कथानक के रूप में तो अभूतपूर्व है, लेकिन हमारे देश ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि इससे पहले कि इस पर नॉवल लिखा जाता, उसने उसको वास्तव में घटित कर दिया। चूंकि कानून की के विद्रूप या कानून की विडंबनाओं के बारे में बहुत इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश में नॉवल लिखे गए हैं, लेकिन इतना बड़ा कल्पना का चमत्कार अभी तक जो इस चार्जशीट से या भीमा कोरेगांव की चार्जशीट से बनाया गया नहीं हुआ है। खैर, वो एक भूमिका है, चूंकि नताशा का नाम है, इसका एक मानवीय पक्ष है। उनके पिता जो अब नहीं है, वो भी प्रगतिशील व्यक्ति थे, बड़े जाबाज व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा अपनी बेटी का साथ दिया, उसको प्रेरित किया इंसाफ के साथ खड़े होने और लड़ने के लिए। ऐसा नहीं कि उसे डांटा या उसे कहा कि तुम ये क्या करती हो, उसके साथ खड़े रहे, उनको उस पर पूरा भरोसा था, लेकिन अंत उसका बहुत ही त्रासद हुआ। अब हम आते हैं इन कानूनों पर। यूएपीए जैसा कानून है, इसके और आपने निरुद्ध और वर्ड शब्द का इस्तेमाल किया, तो दो एक समझ लीजिए, एक अब तो कह सकते हैं पीछे देखते हुए कि एक फैसला ऐसा हो गया जिसके बारे में पूरी तरह से शायद सुविचार नहीं किया गया था, जब एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के नाम से एक कानून 60 के दशक में छोटा सा कानून बना। ये व्यवस्था की कि आप प्रिवेंटिव लोगों को निरुद्ध कर सकते हैं। आप क्राइम घटित नहीं हुई, आईपीसी तो ये होता है कि कोई अपराध हुआ, अपराध के बाद आप अपराधी को पकड़ते हो, उसका सबूत इकट्ठा करते हो, फिर चार्जशीट करते हो, फिर मुकदमा चलता है और गिल्ट कायम होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो लॉज होते हैं वो चीजों को प्रिवेंट करने के, मतलब कल को गतिविधियों से, इसमें बड़े बड़े शब्द हमेशा इस्तेमाल होते हैं कि देश को कोई है या देश की प्रभुता पर हमला है। इस तरह की चीजों को निरुद्ध करने की या प्रिवेंट करने के लिए ये कानून बनाए गए। जैसा पीडीए प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बना और लोगों को अरेस्ट इसके अंतर्गत कर लिया जाता था। अब जहां तक यूएपीए की बात है, तो इसमें तो जो जिस तरह के चार्जेस दूसरे एक्ट भी हैं, आपका राष्ट्रीय एनएसए है, गैंगस्टर एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, जिसमें आप लगा के व्यक्ति को बंद कर सकते हो। 180 दिन तक आप चार्जशीट के लिए समय लेते जाओ कि हम अभी इकट्ठा कर रहे हैं।
इसमें एक किस्म की बेल के जो प्राविधान हैं वो कड़े जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेल रिजेक्ट होनी ही होनी है। लेकिन व्यवस्था या परिपाटी या पिछले जो जजमेंट हुए हैं वो इस तरह की बन गई है कि बेल इसमें एक्सेप्शन है, रूल नहीं है, मतलब उल्टा हो गया। और अगर आप केवल ये दिखा दें कि भाई इस व्यक्ति के पास ये चीज पाई गई, तो मतलब उतना ही काफी है। एविडेंस का परीक्षण कोर्ट कर भी नहीं सकता और करता भी नहीं है। हर चीज ट्रायल स्टेज पे देखी जाएगी, ये धारणा होती है। और 180 दिन तो व्यक्ति चाहे बिल्कुल ही बकवास किस्म की भी अगर चार्जेस प्रथम दृष्टया हैं, तो कोर्ट उसमें अमूमन हस्तक्षेप नहीं करता, व्यक्ति बंद रहता है। इसका उदाहरण है कि जो, अच्छा ये ऐसा नहीं है यूएपीए इसी सरकार में आया है, यूएपीए यूपीए 1 में भी था, यूपीए 2 में भी था, उससे पहले भी था। इसके अनुचित इस्तेमाल की तमाम उदाहरण पूर्व व्यवस्थाओं के भी हैं। जैसे अभी जो 10-15 लोग एक्टिविस्ट लोग यूएपीए में बंद हैं, इस सत्ता के समय भीमा कोरेगांव में बंद हुए थे, उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसके खिलाफ यूएपीए के चार्जेस पहले भी लगे। वो करीब 7-8 या शायद 10 साल जेल में बंद रहा था। उसने एक किताब भी लिखी थी, मैं उस नाम कंफ्यूज कर रहा हूँ क्या नाम है, उन्होंने एक किताब लिखी थी। और वो कोबट घेंडी तो नहीं, एज के नाम से कोई किताब लिखी थी उन्होंने। अच्छा, वर्नोन गोंजाल्विस नहीं है मेरे ख्याल से, दूसरे हैं, कौन उनमें से एक है। एक तो गौर बहरहाल चक्रवर्ती था जो छूट गया था 7 साल बाद। वो हर केस उनके खिलाफ में डिस्चार्ज हुए। वो शायद एक केस लगभग आर्गुमेंट की स्टेज में था, और वो सीरियली लगते थे। एक केस खत्म होता था, उसमें बेल मिलके बाहर आते थे, तो दूसरा केस भारी, जैसे ही निकले जेल से तो दूसरा केस लगा के वो अंदर बंद कर देते थे। और अमूमन यूएपी में यही है कि लोग 20-20 साल, 8-8 साल, 10-10 साल बंद रहते हैं, बेल नहीं मिलती, और उसके बाद सारे के सारे बरी हो जाते हैं। और इसमें ये त्रासद ज्यादा इसलिए है कि इसमें कोई चार्ज ऐसा भी नहीं कि कोई क्राइम कमिट हो गया, केवल गतिविधियां की बिना है कि ये षड्यंत्र कर रहे थे, जैसे इनके कंप्यूटर पे फला चीज पाई गई, ये षड्यंत्र बनाते हैं, ये के खिलाफ राजद्रोह करते हैं। तो इस लिहाज से ये कानून एक तरह से औजार बन गया है सत्ता के हाथ में, कि उसका पॉलिटिकल मिसयूज हो। जो लोग सत्ता विरोधी हैं या जो लोग सत्ता को भाते नहीं है, उनको किसी न किसी कारण आप ये चार्ज लगा दें। चार्ज लगाने के बाद वो बरसों जेल में रहेंगे, बाद में वो बरी हो जाएंगे, लेकिन उनको सजा तो एक तरह से मिली गई। और मैं ये कह रहा हूँ कि भारत ने जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसके द्वारा जो एक सिद्धांत प्रतिपादित है, जिसको दुनिया के बहुत सारे देशों ने जिसके सिग्नेटरी हैं, भारत भी उसका एक सिग्नेटरी है, लेकिन वहां साइन करने के बाद, लौटने के बाद भारत में उसको आगे नहीं बढ़ाया। जो वहां साइन करके आ गए, वो वहां मान लिया दुनिया में कि यही चीज सही है दुनिया के मनुष्यों के लिए, लेकिन जब वो अपने देश में आते हैं तो फिर वो इस तरह के कानून उल्टे बनाते हैं और उसको लागू नहीं करते। इस पर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्थिति नहीं है जो मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा कर सके और इस तरह के अत्याचार होने से रोक सके। जैसे ये इन मामलों में हमारे देश में ऐसे सैकड़ों मामले हैं कि निर्दोष लोगों को सालों साल जेलों में सड़ाया जाता रहता है। सत्ता जिससे वैचारिक रूप से या किसी अन्य रूप से नाराज है, उनको ऐसी चीजों में लटका देगी और वो बेचारे इंडिविजुअली इतने बड़े स्टेट को फेस करने के लिए मजबूर होंगे। जिस कोविनांट का आप जिक्र कर रहे हैं वो इस समय पूरे संज्ञान में मेरे नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे अंदेशा है कि यूएस ने उसे शायद साइन नहीं किया था, जो कि मिनिमम कंडीशंस अधिकारों की, मानव अधिकारों की
इस तरह के कानूनों करता है। उसमें और कंपनसेशन ये अकेला है, अगर ऐसा कुछ करता है कोई तो कंपनसेशन वगैरह देना होता है। यूरोप में, यूएस में दोनों जगह कंपनसेशन देना होता है। अगर पुलिस एट्रोसिटी है तो हर मामले में वहां फैसला होता है। हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए किसी को 7 साल या 22 साल आपने रगड़ दिया, उसके बाद उस बेचारे के पास तो अभी ये कोर्ट के जज के ऊपर है। अभी तक हमारे भारत की स्थिति ऐसी है, उसके डिस्क्रिप्शन पे है। कोई लॉ नहीं है इस तरह का कि ऐसा करने वाले उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके, या उस व्यक्ति को इतना कंपनसेशन उसके परिवार को मिल सके कि सत्ता को डर लगे इस तरह के कानून का इस तरह से दुरुपयोग करने में। तो एक तरह से इस प्रिवेंटिव कानून का प्रिवेंशन पब्लिक के पास कुछ नहीं। हमारे यहाँ एक तो क्लास एक्शन सूट्स का कोई ट्रेडिशन नहीं है, परंपरा नहीं है। फिर कॉम्पनसेशन की टॉर्ट्स के माध्यम से जो परंपराएं और देशों में है, जहाँ कभी कभी बहुत भयानक किस्म के जुर्माने लगते हैं और कार्रवाई होती है, वो भी बहुत कम है। हालांकि कुछ केसेस में कोर्ट जरूर कुछ आदेश पारित कर देते हैं। अब एक जमाना था जब कोर्ट अगर स्ट्रिक्चर जिसे बोलते थे वो भी पास कर देता था तो अधिकारी मायूस महसूस करते थे या घबरा जाते थे, उनकी प्रमोशन रुक जाते थे। इधर तो देखने में आ रहा है कि वो स्ट्रिक्चर्स पास करने भी खत्म होते जा रहे हैं। अब हाई कोर्ट बहुत ही दकियानूसी किस्म के मामलों में जरूर स्ट्रिक्चर्स कहीं पास कर देते हैं, लेकिन जो बेसिक मानव अधिकार के मसले हैं वहाँ पे स्ट्रिक्चर्स के मैंने तो बहुत ज़्यादा फैसले ऐसे नहीं देखे। और अगर स्ट्रिक्चर्स पास होते भी हैं तो जो सरकारों की पहले उनको बहुत सीरियसली लिया जाता था, तुरंत विभागीय स्तर पर उसको नोटिस करके कार्रवाई की जाती थी, अब वो मेरे ख्याल से लगभग बंद हो चुका है। और ये संकेत देता है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो कहीं ज़्यादा ताकतवर बनिस्बत एक न्याय की व्यवस्था के हो गई है और होती जा रही है। और ये पिछले मैं कहूँगा कि 2008-10 के आसपास ये सारी चीज़ें एक सेंट्रल हमारे केंद्र शासन में शुरू हुई और फिर 2014 के बाद तो उनमें बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी आई। शेड्यूल कास्ट अब एक राजनीतिक रूप से, चूंकि उनकी संख्या बड़ी है और उन्होंने ये समझ लिया है कि इस बड़ी संख्या का मतलब उनके जो अगुआ है उस समाज के, वो इस बड़ी संख्या का की ताकत से बहुत सारी चीजें अपने पक्ष की बचा पाने में एक हद तक सफल है। हालांकि एक हद तक के साथ भी हालांकि वो जो उसमें इस तरह की जो प्राविधान थे उनको हटाने के प्रयास हुए थे, लगातार होते रहते हैं। उनको जो भी इस तरह के प्रावधान है, आरक्षण का हो या वो एक मुकदमा जो उनके मामले में हो जाता है दूसरी जातियों के अत्याचार पर, उसको हटाने की हमेशा कोशिश होती रहती है और उसमें बहुत सारे बार कोर्ट के फैसले ही शामिल होते हैं। लेकिन उनमें एक संगठित सामर्थ्य है और चूंकि उनके वोट की ताकत है। लेकिन जो इस तरह की आवाजें हैं जो अकेले हैं या जिनके पीछे कोई बहुत बड़ी भीड़ संभव नहीं है, जो वैचारिक लोग हैं, जैसे मैं एक लिस्ट देख रहा था कि इस कानून के तहत जो लोग फंसे हैं, अभी तो ये 18 तक की लिस्ट थी। अरुण फरेरा, विनायक सेन, गौर चक्रवर्ती, ये बेचारे 7 साल जेल में रहे और सब चीजों में होके निकले बाहर। तो फिर पता लगा लेकिन इनके पास कोई रेमेडी नहीं है। फिर मुरुगन, जीएन साईं बाबा, सुधीर धवले, महेश राउत, शोमा सेन, सुरेंद्र गैलिंग, रोना विल्सन, वरवरा राव, अभी आपका गोंसाल्वेस, गौतम नवलखा, अब आनंद तेल तुंबड़े। अब बताइए, आनंद तेल तुंबड़े उनको आपने वो डाल दिया है। शीतल जी, जिस किताब का मैं जिक्र कर रहा था वो शायद वर्नोन गोंजाल्विस की ही है। अच्छा, गोंजाल्विस की। ये इनकी स्थिति सिर्फ इतनी रह जाती है कि जब ये 10 साल बाद 12 साल बाद जेल से निकलते हैं जी। और मतलब इनकी हिम्मत के बारे में तो क्या कहें, मतलब इतनी हिम्मत और साहस वाले लोग हैं कि वो बाहर निकलने के बाद एक किताब ही लिख पाते हैं
जो अगर पब्लिश होती है तो संवेदनशील लोग पढ़ के कम से कम समझें कि जेलों के भीतर क्या होता है। और इनके ये साथ इंसिडेंटली मैं ये कह रहा था, यूएपीए ये तो इंडिविजुअल लोग हैं, इनके पास कोई वोट बैंक की या वैसी ताकत नहीं है कि संसद में इनकी जाति के या इनके समाज के इतने लोग हों कि वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखें तो प्रधानमंत्री जो भी हो ऑन द सीट वो हिले, या ये समझे कि उसको चुनाव में नुकसान हो सकता है। अब ये तो ऐसा कर नहीं सकते सारे के सारे लोग जो रहे हैं। तो इनको ये कब तक हम और हमारे जैसे देशों में और हमारी इस वर्तमान दुनिया में कब तक इस तरह के अत्याचारों का शिकार बनते रहना पड़ेगा। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है कम से कम संख्या की दृष्टि से, उसमें भी मतलब न्याय नहीं होगा और इस तरह के अन्याय होंगे और इस तरह के मामले हम लोगों के सामने, जैसा ये इस नताशा नरवाल का आया है, ये बार बार आएंगे, हमें दुखाएंगे। नहीं, इसमें शीतल जी ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब कोई स्थिति आतताई हो जाती है या अपनी सीमा से बाहर निकल जाती है, जैसा हाल के वर्षों में हुआ है, तो आपको याद होगा कि 2019 के जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शायद लिखा था खत्म कर देंगे, और यूएपीए के बारे में भी कोई उन्होंने प्रॉमिस किया था। तो जब जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं और उसका खराब इस्तेमाल या उसका अन्यायपूर्ण इस्तेमाल एक काबू से बाहर हो जाता है, तो विपरीत राजनीतिक आवाज जरूर उठती है और वो मैनिफेस्टो का कम से कम लिखित में हिस्सा भी बनता है कि अभी एक कम से कम एक इतनी इतनी तैयारी सेडिशन लॉ के खिलाफ तो हो गई है कि जब भी सत्ता का परिवर्तन होगा इस देश में, न जाने कब होगा, जब भी होगा, तो ये कानून सेडिशन का कानून तो चला जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथ में अगर यूएपीए पे भी पुनर्विचार हो जाए और वो चला जाए, तो ये हमारे देश में न्याय की स्थापना के लिए एक बहुत अच्छा सकारात्मक कदम होगा। सत्ता को मानवीय बनने का एक अवसर मिलेगा। चूंकि आधुनिक टेक्नोलॉजिकल समाज में जो सत्ता है या ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी ताकत बढ़ती जा रही है, मानव की ताकत, अकेले मानव की ताकत घटती जा रही है। तो ऐसे कानून जो इस ताकत को और बढ़ावा देते हैं, उनके खिलाफ मोर्चा बनाने या उनके रास्ते में रुकावटें पैदा करने या उन्हें शिथिल करने की परम मानवीय आवश्यकता है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि अगर पॉलिटिकली कभी सत्ता बदल होगा कि इस तरह के कानून जो लोगों को इतने खुले तौर पे उनके साथ ज्यादतियां पैदा करते हैं, इनमें बदलाव हो और कुछ कानून ऐसे हैं जो सदा के लिए हमारे कानून की किताबों से हटा दिए जाए। लेकिन तब तक तो इसी आशावाद के साथ जो आपने अंतिम लाइन कही है, आज के कार्यक्रम को यहाँ समेटते हैं और फिर मिलेंगे सर। धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।